You are now unmuted. Good afternoon, one and all. क्या हाल है केशव? ओके ओके आप कैसे हैं देव? एक्चुअली केशव से मुलाकात होती है वीक में एक बार, अब सैटरडे को, है ना? और आपसे हम लोग एटलीस्ट 3 से 4 बार मिल लेते हैं वीक में, इसलिए चलो ठीक है, चलो ठीक है। सभी लोगों के अच्छे हालचाल होंगे, ठीक है? ओके ठीक है। तो ये जो टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी, पहले तो बता देता हूँ कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। गुड आफ्टरनून रिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉट आस्क्ड इन एसएससी, एसएससी में नहीं पूछा जाता। बैंक प्री में नहीं पूछा जाता, एसएससी में नहीं पूछा जाता। इन केस अगर कोई रेलवेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो रेलवेज में ये क्वेश्चन आ जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के। बैंक के मेंस में ये वेटेज रखता है 0 to 3 to 5, मतलब कभी कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 5 तक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है? गुड आफ्टरनून दीपाली, गुड आफ्टरनून चंद्रिका, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का सिनारियो है इसका अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है? तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट किसके लिए? बैंक के मेंस के लिए। पॉइंट नंबर 2, इस टॉपिक का कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आपका किसी भी टॉपिक में से आ सकता है। ये आपका आ सकता है रीजनिंग में, अगर हम बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन से, ये आ सकता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, ये आ सकता है आपका ऑर्डर से, ये आ सकता है रैंकिंग से, ये आ सकता है सिटिंग अरेंजमेंट से, ये आ सकता है पजल से, ये आ सकता है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का पजल और कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन इन टॉपिकों से आता है तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाता है वहाँ से, ठीक है? वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो ब्रॉडली क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है डाटा सफिशिएंसी में। अब पॉइंट ये है कि डाटा सफिशिएंसी का मतलब समझना क्या है। देखो, डाटा सफिशिएंसी का मतलब क्या है? मैं आपसे अगर पूछूं, हाँ एक और इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वो कैसे आएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। डाटा सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मुझे अगर किसी चीज़ का आंसर करना है, आई वांट टू आंसर समथिंग, मैं किसी चीज़ का आंसर करना चाहता हूं, तो क्या मुझे आंसर उसका किसी एक
स्टेटमेंट से मिल जाएगा, या सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट से मिल जाएगा, या सिर्फ तीसरे स्टेटमेंट से मिल जाएगा, या तीनों के अकेले में से किसी से नहीं मिलेगा, पहले और दूसरे के कॉम्बिनेशन से मिलेगा, दूसरे या तीसरे के कॉम्बिनेशन से मिलेगा, या पहले या तीसरे कॉम्बिनेशन से मिलेगा, या तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा, या आंसर मिलेगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो आपको इसमें चूज क्या करना है, आपको वहां पे वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट चूज करने हैं जिससे आपको करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर मिल पाए। क्या समझ में आया लॉजिक? डाटा सफिशिएंसी में पूछा क्या जाता है, करना क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम इस क्वेश्चन को दो फेज में करेंगे, ठीक है। एक फेज में हम जो आज करेंगे, एक करेंगे नेक्स्ट फेज में। पहले फेज में मैं आपके सामने ऑप्शंस नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि आपको भले ही टाइम लगे, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में आज हम पूरा लॉजिक से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट क्लास में मैं ऑप्शंस भी रखूंगा, तो वहां से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन से आप जल्दी से कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन आज हम प्योरली कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि किस तरीके से हमें लॉजिकली उसका करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। टाइम पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, टाइम पर फोकस करेंगे नेक्स्ट में, जब मैं आपको ऑप्शंस दूंगा और ऑप्शन से वहां से कैसे एलिमिनेट करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग बट आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड आस्क। यू कैन आस्क सर। ये जो आपने जो टॉपिक बोला ना कि मतलब इसमें डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, इन सब से आता है। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा किससे आता है? कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो 5 अलग अलग टॉपिक से होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे तो 3 अलग अलग टॉपिक से होंगे, किसी की कोई अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसा नहीं कि 1 to 5 रेंज दे के जैसे हम लोग करते हैं वैसे नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू सर। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। मैं आपको उसको दिखाऊंगा किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग आगे देखना, ठीक है। इन विच ईयर वॉज राहुल बोर्न? राहुल का जन्म कौन सी साल में हुआ था, ये आंसर करना है आपको, ठीक है। आपको क्या आंसर करना है, राहुल का जन्म कौन से साल में हुआ था। अगर मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं, राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। तो मतलब अगर मदर की एज x है तो राहुल की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 25। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इतना बताओ मुझे, क्या सिर्फ पहले स्टेटमेंट से आंसर निकल पा रहा है? राहुल क्या कौन से साल में पैदा हुआ था राहुल? नहीं। तो स्टेटमेंट 1 ओनली 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद राहुल्स ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964 इज 35 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। मतलब मदर का बर्थ किसमें हुआ होगा आपका, राहुल ब्रदर हुआ 1964, इसमें से आप 35 ईयर्स कम कर दोगे तो 29, 39, 49, 59 तो 1929 में मदर का बर्थ हुआ होगा, ठीक है। केवल स्टेटमेंट 2 से क्या राहुल का आप पता लगा सकते हो, राहुल का बर्थ ईयर? सिर्फ स्टेटमेंट 2 से नहीं। तो ओनली वाला तो यहां से खत्म हो जाता है। 1 ओनली अलोन 1 इज सफिशिएंट वाइल 2 इज नॉट, 2 अलोन इज सफिशिएंट वाइल 1 अलोन इज नॉट, ठीक है। अब बात आ जाती है, आइदर से भी नहीं कर सकते आप, आइदर 1 से या 1 से 2 से, इससे भी नहीं कर सकते आंसर आप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप दोनों से आंसर निकाल पाओगे अगर, तो तब होगा या तो 1 ले लो या 2 ले लो, ठीक। अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे, क्योंकि यहां से राहुल के भाई का और राहुल की मदर का रिलेशन दे रखा है, तो राहुल की मदर का बर्थ ईयर मालूम पड़ गया, तो यहां पर आओगे तो राहुल का बर्थ ईयर मालूम पड़ जाएगा। आंसर निकालने का कोई लॉजिक नहीं है, 25 साल ऐड कर दोगे तो राहुल का बर्थ ईयर मालूम पड़ जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट, ठीक है। स्टार्टिंग में अभी 6-7 क्वेश्चन हम लोग इजी करेंगे, उसके बाद जो मेंस के क्वेश्चन आएंगे उनको फोकस करेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहां पर बेसिकली इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये टॉपिक बाद में सबसे लास्ट में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद ही आपका लॉजिक डेवलप होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, देखते हैं सभी लोगों को आंसर करने दो। ओके, गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। हाँ, जस्ट एन अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो मेरी बात को। 1 मिनट, गिव अ पॉज, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जिन लोगों को कोडिंग डिकोडिंग करना है, नेक्स्ट फ्राइडे से कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट होगा 12 से 2 के बैच में, ठीक है। तो आप लोग रोमा मैम को कॉल करके या मैसेज करके एक बार बोल दो कि वो आपको इसमें एनरोल कर दे। ओके गाइस, दीपाली आपको भी पढ़ना है क्या? आपका हुआ नहीं था या रिवाइज करना है? ओके, कोई बात नहीं। देव इंद्रनील, मुझे आपका याद था। सो फ्रॉम 22 आप देख लो यार, डेट वेट जो भी है, ठीक है। फ्राइडे से मतलब जो 12 से 2 का जो लास्ट क्लास है नेक्स्ट वीक, उस दिन से कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। आई थिंक नाइदर नॉर, ठीक है। अंजलि जैन, वॉट विल बी द टोटल वेट ऑफ 10 पोल्स ईच ऑफ द सेम वेट। मतलब 10 पोल का वेट, टोटल वेट क्या है अगर सबका वेट बराबर है? 1/4 of the weight of each pole is 1 of अभी आवाज आ रही है? चलो ध्यान से सुनो। 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg। तो बेटा यहां से वेट नहीं निकाला सकता, यहां से टोटल वेट नहीं मालूम पड़ेगा। अंजलि क्या आंसर कर रहे हो आप? ऑप्शन नंबर 1 से अकेले आंसर मालूम पड़ गया? हाँ या ना? ठीक है। अब यहां पर मैथ्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई, नहीं पड़ गई? बट इतनी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरल है, बहुत जनरल मैथमेटिक्स है। ओके, द टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स इज 20 किलोग्राम मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पोल्स। आपको पता है कि दोनों पोल्स, मतलब सारे पोल्स का जो वेट है वो बराबर है। द टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स, 3x ले लो, is 12 kg more than the total weight of 2 kg 2 poles। 3x minus 2x equals to 20। इसका मतलब एक पोल का वेट कितना हो गया? 20 kg। इसका मतलब 10 का कितना हो जाएगा? 200। इससे भी आंसर दे पा रहे हो, इससे भी आंसर दे पा रहे हो सेपरेटली। आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। ओके, टोटल वेट पूछा है ना, तो टोटल वेट पूछा है तो मैंने क्या यहाँ पर और क्या आंसर किया है अंजलि? मैंने टोटल वेट 10 पोल्स का किया है ना। 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg। इसका मतलब एक पोल का वेट कितना हो गया? 20 kg। ईच ऑफ द सेम वेट, सारे पोल्स सेम वेट के हैं, तो 20 × 10 200। यहां से आंसर नहीं आएगा क्या? रिया, ये मैथ का क्वेश्चन है? आर यू किडिंग? 1/4 कोई मैथ का क्वेश्चन है? जी नहीं, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे तो नंबर सीरीज भी आपका एसएससी में रीजनिंग के सेक्शन में आता है। थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस करना पड़ रहा है और आप उसे मैथ्स बोल रहे हो। ठीक है, मैथ्स है बट वो रीजनिंग का सेक्शन भी है, ठीक है। किस बात का फोबिया है रिया? बेटा अगर मैथ्स का फोबिया होगा, चाहे रीजनिंग का फोबिया होगा, चाहे इंग्लिश का फोबिया होगा, चाहे जीएस का फोबिया होगा,
चारों चीज़ों का फोबिया में से किसी भी एक चीज़ का फोबिया भी होगा तो अभी आपको प्रॉब्लम होगी। आपको पेपर क्रैक करना है तो आपको चारों सब्जेक्ट में बराबर कमांड करनी पड़ेगी। मैथ्स प्लस लॉजिक इज इक्वल टू रीजनिंग। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा फोबिया है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। नहीं, जीएस का भी फोबिया देव तो अभी उसे ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि फोबिया से काम चलेगा नहीं यहाँ पे बेटा। किसी भी एक सेक्शन में कमजोर हो आप बाहर हो जाओगे। आपको चारों सब्जेक्ट में चारों ही मतलब विषयों में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव? एम के कितने बालक है? फोबिया इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव? एम के कितने बालक हैं? ठीक है। एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज द वाइफ ऑफ एम। अब एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज द वाइफ ऑफ एम, तो यहां पर आंसर नहीं मिल रहा कि एम के कितने बच्चे, क्योंकि लड़की सिर्फ एक है, बट व्हाट अबाउट बॉयज? ठीक है, तो सिर्फ इससे आंसर नहीं मिल रहा। उसके बाद K and J are brothers of M. K and J are brothers of M. तो इससे भी आपको आंसर मिलेगा नहीं सेपरेटली। ठीक, इसको अगर आप कंबाइन भी कर दोगे तो भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर होगा neither 1 nor 2 is sufficient। देखो इसे, सिर्फ अनमोल ने सही आंसर किया था, रिया ने सही आंसर किया था, बाकी सब लोगों ने 1 किया है। देव, इंद्रनील, आप दोनों ने 1 आंसर किया है। क्षितिज, आपने भी 1 किया है। देखो सर, के और जे अगर एम के ब्रदर हुए तो उससे उनके मतलब एम के बच्चों पे क्या असर पड़ता है? तो वही तो बोल रहा हूँ, नाइदर 1 और 2 मैंने थोड़ी ना बोला उससे कोई फर्क पड़ रहा है। क्वेश्चन पूछा गया चिल्ड्रन कितने हैं एम के। हाँ, पर 1 से तो निकल रहा है ना कि कैसे निकल रहा है? यहाँ पे लिखा है एच इज द ओनली डॉटर नॉट द ओनली चाइल्ड। ठीक है, लड़की सिर्फ एक है। व्हाट अबाउट बॉयज? उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी ना क्वेश्चन के अंदर। ओके, ठीक है। अंजलि क्लियर? चंद्रिका, दीपाली, मंजू, स्वाति। अंजलि कैसी चल रही है फिर मेंस? अच्छा, अभी तो आप उसके लिए आपका इसका बेटा रिजल्ट आया IBPS PO का, क्लियर हुआ अंजलि? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दो अंजलि, क्योंकि अगर आप तो XBI PO का पेपर है आपका जो आपका अच्छा गया है, एंड आई होप आपका IBPS क्लर्क भी अच्छा गया होगा। ठीक है, क्योंकि IBPS क्लर्क अगर आप SBI PO अच्छा कर रहे हो तो IBPS क्लर्क अच्छा हुआ होगा आपका, आई होप। तो मेंस के लिए प्रिपरेशन चालू कर दो, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट कर दो और ये सब पढ़ो। देव, बेसिकली मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, GS की प्रिपरेशन के लिए ओके, कोई बात नहीं। जब मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, जब मैंने GS सिर्फ तब पढ़ा था जब मेरा रेलवेज का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो अब मेरा वो ड्रीम जॉब था असिस्टेंट लोको पायलट, तो मैंने तो इतने फोकस के संग पढ़ा था उस टाइम पर देव। पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पे मैंने बहुत फोकस किया था। ठीक है, आप मोहित सर से भी पूछोगे तो क्या होता है कि करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। WHO हो गया या फिर यूनेस्को हो गया, या इतनी सारी ऐसे, मेरे को अभी शायद दिमाग में आ नहीं रहा क्योंकि GS मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है। तो काफ़ी सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वर्ल्ड की, सार्क जैसे हो गया, और आपका इनके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है।
ठीक है। तो करंट को सुनो भी किसी भी सोर्स से, यहाँ से सुनो, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ। अगर जैसे कि वेस्ट बंगाल में कुछ हुआ है फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी, उसका इतिहास देखो, उसमें कितने नेशनल पार्क हैं, कितना क्या है, वो सब। बेसिकली करंट पे फोकस करो और करंट के इर्द गिर्द फोकस करो, तो जीएस ज़्यादा प्रॉपर तरीके से कवर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद से जब से मेरा रेलवेज का एग्जाम क्रैक हुआ था, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ मेरा बैंकिंग पे ही फोकस था, ठीक है। तो जीएस के लिए तो मैं यही बोलूँगा। स्टैटिक जीके तो कुछ होता ही नहीं है, आप ये समझ लो देव, रियलिटी पता है क्या है, स्टैटिक जीके रियलिटी क्या है। आप जैसे स्टैटिक जीके की बात कर रहे हो, आपसे ये पूछ लिया कि जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया था कि छत्तीसगढ़ ये वाला जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में है, ठीक है। 2 नेशनल हाईवेज है, नाम उनका, वो कौन से वाले स्टेट से गुजरता है। तो पता है ये क्वेश्चन स्टैटिक का नहीं होता, उस वाले नेशनल पार्क में पिछले 6 महीने में कुछ ना कुछ घटना घटी है, तभी वो क्वेश्चन स्टैटिक में आया है, ठीक है। ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक में अगर आप एसएससी की बात करोगे तो स्टैटिक वो कुछ भी नहीं पूछता, वो स्टैटिक सिर्फ उधर से रिलेट करके पूछता है जहां से आपका करंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। 8 महीने का करंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल तरीके से करो। 8 महीने का, जैसे कि अगर आपका एग्जाम फॉर एग्जाम्पल मई में है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये आपका 2021 का, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका 2020 का। ये प्रॉपर डिटेल में करना है आपको। अगर आपने अच्छे से किया ना बेटा, तो स्टैटिक भी कवर होगा, करंट भी कवर होगा, कम से कम 12 नंबर का कवर हो जाएगा 25 में से, ठीक है। और बाकी एक आधा क्वेश्चन पॉलिटी से डाल देगा, कहीं इधर से डाल देगा। ये क्या सर हर एग्जाम में होता? तो एक सेकेंड, हाँ बोलिए। और जो ऐसे हम लोग मतलब क्लास में जो सिलेबस होते हैं ना, साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, यहाँ से भी आते हैं, मतलब वो तो शायद बुक से या कहीं से पढ़ के कवर कर लेंगे, पर करंट अफेयर्स तो इज अ वास्ट थिंग ना, मतलब इट्स काइंड ऑफ एवरीथिंग अंडर द सन। अंडर द सन, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? सॉल्यूशन देखना है, प्रॉब्लम तो बहुत है। डेली पढ़ना है करंट अफेयर्स, 30 मिनट्स निकालने दे, 30 मिनट्स डेली। वही हो गया ना, 4 महीने का इकट्ठा पढ़ोगे तो वो ऐसा ही लगेगा सन के अंदर है आप, एक बहुत बाहर सा लगेगा। लेकिन डेली पढ़ने वाला बंदे को कभी भी करंट में दिक्कत नहीं होगी। डेली पढ़ो 6 महीने तक लगातार, अपने आप इंप्रूवमेंट देखोगे, यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये मैंने खुद फील किया है, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 6 से 8 महीने लगातार जीएस पढ़ा था, डेली बेसिस पर पढ़ता था। नोटबुक बनाई थी मैंने खुद की, मैं नोट्स बनाता था उसे और उसे रिवाइज करता था। जैसे 6 दिन करंट पढ़ा, 7 संडे वाले दिन रिवाइज किया पूरा। बेस्ट तरीका है, बेस्ट। ये क्या सर हर एग्जाम मतलब नोट बनाते तो मतलब करंट अफेयर्स तो क्या होता है, मतलब क्वेश्चन होता है और एक मतलब हमको जैसे पीडीएफ मिलता है, वहाँ पे सब लिखा होता है कि कल क्या क्या हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप टॉप 25 क्वेश्चंस वीक के कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप वो 25 क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हो। अगर आप ये देखो ना, जो 25 क्वेश्चन है, वो 25 क्वेश्चन में से अगर कोई सब्जेक्ट, कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ो, तो वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा है, उसके इर्द गिर्द खबर को इकट्ठा करना और एक जगह नोट डाउन करना, वो आपका काम है। अच्छा, समझ गए? समझा। 25 क्वेश्चन तो वो 25 है, उस 25 को 125 क्वेश्चन बनाने का काम किसका होता है? एग्जामिनर्स का होता है। तो आप 25 से 125 का पहुंचोगे जब आप उन 25 क्वेश्चन के 25 सब्जेक्ट के बारे में डाटा निकालोगे, ठीक है। ये क्या सर हर एग्जाम में होता है जो आप जीके स्टैटिक करा रहे हैं ड्राइव फ्रॉम करंट? रिया एक्सेप्ट रेलवेज एग्जाम, एक्सेप्ट रेलवेज, क्योंकि रेलवेज का ना कभी कभी मुझे लगता है उनका कोई सिर पैर नहीं होता। रेलवेज के एग्जाम में कभी पूछ लेगा कि पेन की खोज किसने करी थी। भैया मेरे क्या जरूरत है ऐसे क्वेश्चनों की, मैं तो ये बोलता हूँ, क्या लॉजिक है ऐसे क्वेश्चनों का? एक्सेप्ट रेलवेज, जो भी एग्जाम में जाओगे, स्टैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम करंट। और ये मैं नहीं बोलता, सब टीचर्स एक ही बात बोलते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी एक स्टेटमेंट बोला था, उसके लिए मतलब पढ़ना पड़ेगा। वाह वाह रिया वाह, पढ़ना तो बेटा सब पढ़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब जैसे कि देव ने बोला करंट इतना वास्ट है कि एक सूरज के अंदर सब कुछ है वो,
तो स्टैटिक एक्चुअल में ऐसी चीज है, अगर आप बिना सिर पैर के इंडिया की सारी स्टेट्स के नेशनल पार्क को याद करने जाओगे तो वो कहलाएगा बेसिर पैर। ठीक है, आपको किस पर फोकस करना है, कौन सा स्टेट हाईलाइट में है, किस स्टेट के कौन से जिले में कांड हुआ है, वहां पर कौन सा नेशनल पार्क है, वो न्यूज में होगा और वही आपके एग्जाम में होगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? ज्ञान ले रहे हो? समझ भी तो रहे हो? ठीक है, इसे इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। नहीं अनमोल, बैंकिंग के लिए मैं जो बताऊं आपको, बैंकिंग के लिए मैक्सिमम लास्ट 6 मंथ का करंट मैक्सिमम, और वो भी आपका बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड। और बाकी जो इंटरनेशनल न्यूज होती हैं, इंडिया की अलग अलग इंडेक्स में क्या रैंक है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब 6 महीने का करंट पढ़ना पड़ता है, उसी में आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी कंप्लीट वो हो जाता है कवर। ठीक है, लेकिन बैंकिंग वालों को भी मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप अपने काम के लिए सीरियस हो, आप लोग प्री के लिए अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो मेरी बात को गांठ बांध लेना कि आपका जब प्री निकलेगा ना तो एक साथ 3-4 बैंकों के प्री निकलेंगे। फिर जब प्री निकलेंगे तो आपके ऊपर एकदम से दबाव आ जाएगा कि हमने कभी करंट पढ़ा ही नहीं 15। और आपके ऊपर बता दूं बैंकों की क्या दिक्कत होती है, 1 महीने का टाइम कैप भी नहीं होता प्री और मेंस में, रिजल्ट भी हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है भाई, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे प्री निकलेंगे, और जब प्री निकलेंगे तो व्हाट विल मेक डिफिकल्ट फॉर मी, जब मेरा प्री निकल जाएगा तो वो है आपका करंट। तो यार 15-15, 20-20 मिनट, 25 मिनट दिन में निकाल के रात में सोने से पहले मोबाइल पर पढ़ लो कहीं से भी। यू हैव 100 सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज है, यहाँ से जो मिलता है आर्टिकल ही तो पढ़ना है। 20 मिनट रात में सोने से पहले पढ़ लो एक बार बस मोबाइल पर, काम खत्म। ठीक है, अब उससे क्या होगा ना, आप 4 महीने तक लगातार पढ़ रहे हो तो पेपर अगर 15 दिन बाद है तो बस रिवाइज ही तो करना है। अगर बेटा 15 दिन बाद पेपर है, 5 का पढ़ना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। चल, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P and Q इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन? P is 15 फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो। तो ये तो आंसर आपका इनकम्प्लीट है, पहले से आंसर नहीं निकलेगा। उसके बाद Q is exactly in the middle, okay, and there are 10 children towards his right, मतलब 10 इधर 10 इधर। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P and Q इन अ रो। अब इसका आंसर आप दे सकते हो, 10 बच्चे इस तरफ है, Q बीच में है और ये इधर 10 लोग इधर हो गए। P 14 था, इसका मतलब 11, P इधर, और ये कितने लोग हो जाएंगे बीच में, 1 2 3, 11 12 13 14। अब ये कब हुआ लॉजिक, जब आपने दोनों को कंबाइन किया, तभी तो आप आंसर कर पा रहे हो। ओनली 2 कैसे बोल रहे हो? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P and Q इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। आपसे ये ढूंढना पूछा जा रहा है कि टोटल रो में कितने लोग हैं। आपको क्या केवल सेकंड से आंसर मिल जाएगा, P और Q के बीच में कितने लोग हैं, बताओ मुझे। आप लोगों ने सबने यहाँ पे बी आंसर किया है। आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। टोटल मिलेगा बट नॉट द आंसर ऑफ Q। वही चीज मैं बोल रहा हूं, सभी लोगों ने आपने बी आंसर किया था। ठीक है, अब देखो समझ में आया। इजी क्वेश्चंस में ही समझना होगा बेटा, वरना डिफिकल्ट में थोड़ा अगर समझ के नहीं चलोगे तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, how many doctors are practicing in this town? Okay, let everyone answer। ठीक है,
देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेसिडेंट्स, 700 लोगों पे एक डॉक्टर है। बट डज दिस क्लियर व्हाट इज आस्किंग? नो, इट इज नॉट क्लियरिंग व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। देयर आर 16 वार्ड्स with each ward having as many doctors as the number of wards। 16 वार्ड है, 16 वार्ड में उतने ही डॉक्टर्स हैं जितने की टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स हैं। तो मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स कितने हो गए? 16 का स्क्वायर। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अलोन इज सफिशियंट while 1 अलोन इज नॉट सफिशियंट। बताओ, क्लियर सबको? किसी को डाउट इसमें? अनमोल ई आंसर कर रहे थे। सर मैंने भी आंसर बी ही किया था, पर ये 256 कैसे हो गया वो? देयर आर 16 वार्ड्स, 16 वार्ड है विद ईच वार्ड हैविंग एज मेनी डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वार्ड्स। नंबर ऑफ वार्ड्स कितने हैं? 16। हर वार्ड में उतने ही डॉक्टर्स हैं जितने टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स हैं। ओह अच्छा। अब दीपाली कह रही है सर पहला बता दो। दीपाली ये कह रहा बेटा देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेसिडेंट्स, 700 लोगों पे एक डॉक्टर है। अब आपको ये थोड़ी ना पता कि यहाँ की जो टाउन है इसकी जनसंख्या क्या है, क्योंकि ये आंसर तो आप तभी कर पाओगे हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन जब आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल पता होंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए, इसलिए आंसर करने में जल्दबाजी मत करो, टाइम लो और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ अभी फिलहाल, ठीक है। मैं आपको आज एक रियलिटी बताऊं, आप लोगों को पता क्या लगता है? जैसे कि देखो प्री के एग्जाम में, बैंकिंग की बात कर रहा हूं, और मेंस के एग्जाम में आप लोगों को जान के ना बड़ा आप ना शॉक होने वाले हो। बस अभी देखना, आपका रिएक्शन देखना। प्री के एग्जाम में हम लोग टारगेट करते हैं कि बैंक रीजनिंग में अगर पीओ का है तो 26 से 28 बना पाएँ, और अगर क्लर्क का है तो 28 से 30 बना पाए, ठीक है। आपको पता है अगर आपने मेंस के एग्जाम में 50 मार्क्स का आता है या 60 का आता है, हम लोग लेके चलते 50 का। अगर आपने 50 में से 25 से 30 के मार्क्स के बीच में बनाए ना, तो ये आपका वेरी गुड स्कोर कहलाता है। और ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आते हैं 45 क्वेश्चन, और टाइम मिलता है इसमें 60 मिनट। 45 क्वेश्चन 60 मिनट, 50 मार्क्स, 25 ले आए, वेरी गुड स्कोर। लग रहा है थोड़ा सा शौक? तो सर एग्जाम डे पे अप्रोच क्या होना चाहिए? इस सेक्शन से इतना करूंगा, इस सेक्शन से इतना करूंगा, या गो विद द फ्लो? सेक्शनल कट ऑफ होती है इसमें। ये जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी ये आपको किसी ना किसी सेक्शन में डुबा देगी। बोलो अंजलि। कुछ नहीं सर, नेटवर्क की दिक्कत हो रही है इसलिए फिर से। ओके बेटा, कोई बात नहीं। देखो आपको पता है ये जो अभी IBPS ऑफिसर स्केल का पेपर अभी इसका रिजल्ट आया है, आपको पता है लास्ट टाइम मैं यूपी की बात करता हूँ 87 जनरल की कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200। आप सोचोगे कि कहाँ पर इतना कंपटीशन है और कहाँ पर ये हाल है। मतलब ये कट ऑफ आपकी कितनी परसेंट है? 43.5% कट ऑफ है 100 में से, ठीक है। पेपर, हाँ ये मेंस की बता रहा हूं, मेंस में जो यूपी की कट ऑफ बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। मेंस का लेवल इतना अच्छा होता है बेटा कि वहां पर आप अगर 100 आउट ऑफ 200 स्कोर करते हो तो आप ये समझो कि आपकी जॉब सिक्योर हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो वहां पर स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए देव कि सबसे पहले तो आपको हर सेक्शन में इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि पहले तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। उसके बाद जब आपने चारों सेक्शन या पांचों सेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम क्या है, चारों सेक्शन या पांचों सेक्शन, जैसे इसी अगर मैं पर्टिकुलर ऑफिसर स्किल की बात करता हूं तो मैं इसी के बारे में आपको बताता हूं। इसमें 5 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज और बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस, जो भी है।
सबसे पहले क्या करना है, पांचों में इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। उसके बाद आपका जो भी सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वहां पे जाओ, जैसे मेरे को रीजनिंग करना होता है, मैं वहां जाता हूं, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैथ्स मैक्सिमम स्कोर। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले तो पेपर क्लियर होना चाहिए। आपके अगर 120 नंबर भी आ गए 200 में से और आपका कंप्यूटर बैंकिंग अवेयर से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, आप हो गए बाहर, यू आर आउट। ठीक है, समझ रहे हो? 2017 2018 IBPS ऑफिसर स्केल मेंस इंग्लिश की कट ऑफ 1.175 मार्क्स, 18 में 3 मार्क्स। मैथ्स की कट ऑफ 2017 में 8 नंबर 50 में से। क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है? होता क्यों है? पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करोगे, आप जॉब ले लोगे। दिस इज पॉसिबल। मैं बता रहा हूं क्यों पॉसिबल है। 100 में से अगर 4 बच्चे भी बहुत अच्छे हैं मैथ में, नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं होती क्षितिज में, नॉर्मलाइजेशन नहीं होती। मेंस का पेपर एक ही दिन में होता है, एक ही शिफ्ट में होता है पूरा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होती। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका पॉसिबल होने का कारण क्या है कि कुछ लोग मैथ में 50 में से 40 कर लेते हैं, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस में सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं कर पाते, तो उनके 40 नंबर लाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल कट ऑफ पे। ठीक है, फर्क उनका पड़ता है, कट ऑफ उनके हिसाब से डिसाइड होती है जो सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हैं 5 सेक्शन की। ठीक है, कितना कौन हाई स्कोर कर रहा है उससे मतलब ही नहीं है, कौन सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर रहा है सारे सेक्शंस की, उन बच्चों को ही लिया जाता है। इसलिए कट ऑफ इतनी कम जाती है, क्योंकि 5 में की कट ऑफ क्लियर करना इधर ट्रिकी वन, इतना आसान नहीं होता। आपको ऑलराउंडर होना पड़ता है उसके लिए। समझ रहे हो? और सर इंटरव्यू का कितना रोल होता है? इंटरव्यू का उसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद से 70% मेंस का रहता है और 30% इंटरव्यू रहता है, यही होता है। अच्छा। नहीं, सेक्शन टाइमिंग IBPS के ऑफिसर स्केल में तो सेक्शन टाइमिंग नहीं है, बट SBI PO मेंस में और IBPS PO मेंस में सेक्शन टाइमिंग है। किसका CA मतलब? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं बेटा। ठीक है सर, इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया था, एक बार कंफर्म कर देना। स्टेटमेंट कंक्लूजन अभी नहीं हुआ इसमें। ठीक है, आपके अभी 2-3 टॉपिक्स ही बाकी हैं, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन्फ्लुएंस, आपका कॉज एंड इफेक्ट और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसके बाद चलो, तो ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक्चुअली ये मेंस की क्लास है, तो थोड़ा सा मेंस के बारे में भी आपको ज्ञान दे दिया। आई होप आप लोग उसके ऊपर इसके हिसाब से काम करोगे। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को सुबह शाम करते रहना विल नॉट हेल्प यू टू क्लियर मेंस एग्जाम। कंप्यूटर नॉलेज कोई एक बुक ले लो कहीं से पतली सी, जनरल कंप्यूटर ज्ञान जो नॉर्मल, बहुत नॉर्मल ऊपर ऊपर से आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन, वो पढ़ते रहो, वो भी इजी है। लेकिन डिफिकल्ट चीज़ें उनके लिए हो जाती हैं जो सिर्फ 15-20 दिन में फिर मगअप करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो सर मतलब कंप्यूटर और बैंकिंग का जो अवेयरनेस है वो तो तब आता है सीन में ना जब हम लोग प्री क्लियर करेंगे, तो सबसे पहले तो प्री के लिए सारा शिद्दत करना पड़ेगा ना। वो तो है ही, लेकिन वही तो फिर ठीक है। आप ये चीज़ें देखो ना, कितने सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है। क्योंकि आपकी भी और हम भी जब इनिशियली प्रिपरेशन करते तो यही मानसिकता हमारी भी थी। लेकिन फिर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा कि मैं प्री क्लियर कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। प्री क्लियर करके तो मेरे को जॉब मिलने वाली नहीं है। हाँ, बस एक मुझे वो मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्री में क्लियर कर लिया, बट जॉब तो मेंस के बाद ही मिलेगी ना। तो आपको बैक करना पड़ेगा अपने आप को, कोई और बैक नहीं करेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक चीज़ देखो, 4 से 6 जनवरी को पेपर हुआ था SBI PO का, है ना। उनका टारगेट पता है क्या है? 31 जनवरी को मेंस कराने का। 31 जनवरी को मेंस। अभी रिजल्ट नहीं आया इसका। चलो बताओ 20 तारीख को भी रिजल्ट आ जाए इसका, 10 दिन
फिर जब इसका इंतजार करोगे क्लियर, अब करोगे 10 दिन में तैयारी, 10-11 दिन में कुछ नहीं होगा यहाँ पर फिर। इसलिए कट ऑफ इतनी कम जाती है। चलो, अमंग टी बी वी ई एंड सी हु इज थर्ड फ्रॉम द टॉप व्हेन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, मतलब कि जिसका वेट सबसे ज्यादा है वो ऊपर आएगा और जिसका वेट सबसे कम है वो नीचे आएगा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन क्या है? हु इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, मतलब ये वाली पोजीशन पे हमें बताना है। कौन सी? ये वाली पोजीशन बतानी है। ठीक है, बी इज हैवियर देन टी एंड सी, बी इज हैवियर देन टी एंड सी एंड इज, यहां पे लिखता हूं इसको, B is heavier than T and C and less heavier than V. Who is not the heaviest? मतलब कि heaviest नहीं है तो यहाँ तो आ नहीं सकता, बट इसको फिर यहीं आना पड़ेगा और T और C अपने आप मैनेज कर लेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? थर्ड कौन है? पहले से तो आंसर निकल रहा है, बात खत्म। दूसरा, C is heavier than only T. C केवल और केवल किससे हैवी है? T से हैवी है। तो अगर C केवल और केवल T से हैवी है तो C यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ पर कौन आएगा? सवाल तो वही है, तो इससे आंसर नहीं निकलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 alone is sufficient and while 2 alone is not sufficient. Is that clear? अभी तो गलती नहीं कर रहे आप लोग, आई होप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए। कभी हम लोग मेंस के लिए स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, रीजनिंग में स्पेशली मैं सिर्फ रीजनिंग सेक्शन की बात करूंगा। रीजनिंग में 60 में से या बेसिकली 45 में से 20 से 25 अटेम्प्ट कैसे करने हैं? साउंड आ रहा है? 45 में से 20 से 25 अटेम्प्ट कैसे करने हैं? क्योंकि बेटा हमें हाई स्कोरिंग नहीं करनी, हमें 20 से 25 मार्क्स स्कोर कैसे करने हैं, मतलब 20 से 25 मार्क्स नहीं, 45 में से 20 से 25 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं मेंस में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एक दिन। ठीक है, तो अगर आप इसको पहले कर लो उसके बाद आपका फिर स्कोरिंग का बनता है। ठीक है, पहले आपको गुड एक मॉडरेट जोन में जाना है कि जहां से पेपर क्लियर करने के चांसेस है, उसके बाद आपकी स्कोरिंग वो बात की चीज है। ठीक है, 5 पर्सन्स ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं। हु इज सिटिंग इन द मिडिल, बीच में कौन बैठा है? ठीक है, बी इज बिटवीन ई एंड सी, क्या अकेले इससे आंसर मिल जाएगा? B इज टू द राइट ऑफ E, तो B इज टू द राइट ऑफ E। ठीक है, इससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इससे फिर बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। नहीं, उसके बाद D इज बिटवीन A एंड E, तो D आपका किसके बीच में? A और E के बीच में। ठीक, तो इससे भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। अब क्या करना है? अब चेक करना है आपको, यहां तक क्लियर हुआ? ये अलोन ये काम नहीं करेगा, अकेले ये काम नहीं करेगा, अकेले ये काम नहीं करेगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब रुक जाओ, बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, फर्स्ट और सेकंड को, तो ई बी और सी लिखा हुआ है। बी इज टू द राइट ऑफ ई, कोई फर्क पड़ेगा? ई बी सी, ई बी सी, ई बी सी, 3 लोग आ सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड से भी काम नहीं बनना। फिर देखो, फर्स्ट और थर्ड से काम बनेगा। डी इज बिटवीन ए एंड ई, ठीक है, और ई बी इज बिटवीन ई एंड सी। ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसे ही पुट कर सकते थे, ई इज बिटवीन बी एंड सी एंड डी इज बिटवीन ए एंड ई। ओके, देखो
अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर रहे हो तो क्या आपका आंसर बन रहा है? रुक जाओ अभी, देखो बात सुनो यहां पर ध्यान से। फर्स्ट और सेकंड को किया, सुन लो ध्यान से पहले, अभी नहीं हो रहा। फिर फर्स्ट और थर्ड को किया, फर्स्ट और थर्ड क्या कह रहा है? B इज बिटवीन E एंड C, ठीक है, और D इज बिटवीन A एंड E। बात को ध्यान से सुनना। तो आप क्या करोगे, ये 5 चेयर्स रखी हैं आपकी, अगर आपने यहां से शुरू किया तो B इज बिटवीन E एंड C, ठीक है, और D इज बिटवीन A एंड E, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी देखो, सर बी तो राइट में है ना ई के। तो बेटा सेकंड कहां लिया है मैंने? फर्स्ट और थर्ड कंसीडर किया है, अभी मैंने फर्स्ट और थर्ड कंसीडर किया है, पहला और तीसरा ये कंसीडर अभी नहीं किया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट और थर्ड किया तो ये बना। बात को ध्यान से सुनना। अब अभी मैंने यहां पे रख दिया, बी को ई और सी के बीच में रखता तो मैं यहां भी रख सकता था इसको, लेकिन मुझे ई को तो यही रखना पड़ेगा क्योंकि ई जो है वो बी के साथ भी कॉमन है और इनके संग भी कॉमन है। तो फर्स्ट और थर्ड से मिडिल पोजीशन फिक्स आ रही है। हमें तो बताना क्या था, हु सिटिंग इन द मिडिल, वही तो बताना था। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। देखो आपको ना बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी चीजों को अप्लाई करके देखो, वापस से देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके बाद से अब लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, तो यहां से चीजें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड से नहीं बन रहा था, फर्स्ट और थर्ड से चेक करके देखा, बन गया। क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक बार बता दो। ओके, अगर तीनों करें तो चलो तीनों को देखते हैं, एक बार मुझे इसे वापस से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। B इज बिटवीन E एंड C, B इज टू द राइट ऑफ E एंड D इज बिटवीन A एंड E, ठीक है। अब E के राइट में कौन है? B है। B इज बिटवीन E एंड C, तो यहां पे C आएगा, ठीक है। अब D इज बिटवीन A एंड E, D इज बिटवीन A, तो यहां पे भी D को रखोगे तब भी नहीं होगा, और आप D को यहां पे भी रखोगे तब भी काम नहीं बनेगा। तीनों से देखो तो काम बन रहा है क्या? तीनों को कंबाइन करके देखो, काम बन रहा है? रिया, तीनों को देखो काम बन रहा है। यहां पर C है, बट कंडीशन फिर कहां मैच हो पा रही है इसकी? देखो D जो है A और E के बीच में होना चाहिए, D नहीं आ पा रहा है A और E के बीच में, तो तीनों वाला कॉम्बिनेशन गलत होगा आपका। सही हो, मतलब जिन्हें इक्वेशन बने उसमें बीच में एक ही होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हु इज सिटिंग इन द मिडिल, बीच वाला बंदा जब फिक्स हो जाए उसके बाद। दीपाली फिक्स नहीं हो रहा, कंडीशन भी तो गलत हो रही है। D इज बिटवीन A एंड E, कहां आ पा रहा है? फिक्स नहीं हो रहा, कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई हो रही। रिया क्लियर हुआ बेटा? अभी पूछो डाउट पूछो। ओके, इंद्रनील कोई दिक्कत? तीनों डालेंगे तो अरेंजमेंट तो निकल के ही आएगा ना। निकल कहां? तो 3 डाल रहे हो तो, बट ये कहां सेटिस्फाई हो रही है भाई? ये तो गलती हो रही है। तब भी आप D को A और E के बीच में कहां रख पा रहे हो? देखो बीच में बोलने का मतलब ये है कि जिसके बीच में बैठे हो उससे लेफ्ट और राइट की तरफ बराबर गैप होना चाहिए, चाहे 2 का हो, चाहे 1 का हो, चाहे 0 का हो।
तो पहले B इज बिटवीन E एंड C, ठीक है, तो मैं E B C ये बना लेता हूँ फ्रॉम स्टेटमेंट 1। फिर से बोलो। B इज बिटवीन E एंड C। हाँ, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर इस तरीके से रख रहे हो तो E इज टू द राइट ऑफ B इज टू द राइट ऑफ E, तो ये नहीं बनना ना, यही बन के आएगा E B C। अगर आप तीनों कंसीडर कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर तीनों कंसीडर करोगे तो इसे भी कंसीडर करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको D को रखना है A और E के बीच में, तो क्या भी आप इसमें रख सकते हो। तो E के बाद मैं लेफ्ट में D को रखूंगा, उसके बाद मैं A को रखूंगा। हाँ, D इज बिटवीन A एंड D, ठीक है, इससे फिक्स हो गया। उसके बाद अब ये कैसे लिया जब आपने इसको इस तरफ लिया है, बट अगर आप स्टार्ट कैसे करते इस तरफ से E B C, ठीक है। फिर आपको क्या करना था, B को A और D के बीच में रखना था, ओके। B हैज टू बी केप्ट बिटवीन, सॉरी E हैज टू बी केप्ट बिटवीन, D हैज टू बी केप्ट बिटवीन A एंड E, तो D को आप रख पा रहे हो A और E के बीच में, यहाँ से भी फिक्स हो रहा है। एक सेकंड, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड से सर क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आंसर सी ही होना चाहिए। डी का कंपल्सन नहीं है ना कि हम लोगों को 3 पकड़ना होगा। करेक्ट, सी शुड बी द आंसर। अब जैसे कि यहाँ पर आप अगर तीनों को ले रहे हो तो अभी आपका आंसर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको मिनिमम के संग आंसर बनाना है बेसिकली। तो मिनिमम के संग जाओगे तो ओनली 1 एंड 3 इनफ है आपके लिए। समझ में आ रहा है? वापस से बताऊं क्या, देखो यहां पर क्या था, B इज बिटवीन E एंड C, B इज टू द राइट ऑफ E, B इज टू द राइट ऑफ E, इसमें हो गया कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद D इज बिटवीन A एंड E, तो D आप यहां प्लेस कर रहे हो A और E, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि E बीच में है। लेकिन अगर आप सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को यूज कर रहे हो तो B इज बिटवीन E एंड C, ठीक है, एंड D इज बिटवीन A एंड E, ऐसे हो गया। या आप इसको ऐसे रखो कि B इज बिटवीन E एंड C, तो C यहां पे आ जाएगा, E यहां आ जाएगा, एंड A इज बिटवीन D एंड E, D इज बिटवीन A एंड E। बट यहां पर आपकी मिडिल पोजीशन तो फिक्स हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम के संग जाओगे तो भी आपको ओनली 1 एंड 3 दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मिनिमम के संग ही जाना है आपको। डाटा सफिशिएंसी का मतलब यह है कि मिनिमम से मिनिमम कितने स्टेटमेंट्स में आप सेटिस्फाई कर रहे हो, या आप चीज का मतलब पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। सेटिस्फाई तीनों के साथ भी हो रहा है, लेकिन मिनिमम आपका फर्स्ट एंड थर्ड से भी हो रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। अगर सेटिस्फाई हो जाता सारी कंडीशन और फिक्स, आंसर मिल गया होगा आपको दीपाली इस बात का। तीनों से अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप ये समझो कि आप उसमें सेकंड को फालतू में ले रहे हो, ठीक है। आपको मिनिमम से मिनिमम में देखना है कि किस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे चले, चलिए, इसको पहने पहने कान गर्म हो जाते मेरे। चलिए देखो इसे, among P, Q, R, S, T, U and V is Q greater than U? क्या Q U से बड़ा है? तो देखते हैं, P is either greater or equals to Q, which is मतलब Q which is lesser than R, which is equal to S, which is greater than T, which is either greater or equals to U, which is equals to V। तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ इससे देखो तो क्या आपको आंसर मिल रहा है? हमें क्या बताना है, Q इज ग्रेटर देन U, तो Q इज ग्रेटर देन U क्या आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि U तो ये रहा नहीं मिल रहा। उसके बाद सेकंड देखते हैं, P इज लेसर और इक्वल्स टू Q, which is equals to R, which is greater to S, which is greater to T, which is lesser to U, which is lesser to V। तो क्या पूछा जा रहा है, Q is greater than V, तो क्या यहां पे आंसर मिल रहा है आपको?
क्या Q ग्रेटर देन U से आपको यहाँ आंसर मिल रहा है? ठीक है, अब यहां पर आप कंबाइन भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर आपको पूरा एंड टू एंड दे रखा है। यस, उसके बाद P इज ग्रेटर टू Q विच इज ग्रेटर टू R विच इज इक्वल टू S विच इज ग्रेटर और इक्वल टू T विच इज ग्रेटर टू U विच इज लेसर टू V। ओके, तो हमें पूछा क्या जा रहा है, इज Q ग्रेटर देन U। तो आपको यहां पर केवल थर्ड से आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट से मिल रहा है आपको आंसर? नहीं। सेकंड से मिल रहा है आपको आंसर? नहीं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके भी आंसर निकालना चाहो तो देखो, एक बार इस चीज को अगर आपको ऑप्शन में होगा तो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q से जाओगे, Q के बाद आपको क्या करना है, आपको U तक जाना है ना। तो आप चाहे यहां से चले जाओ तब भी यहां अपोजिट साइन लगा हुआ है, और यहां से चले जाओ तब भी यहां अपोजिट साइन लगा हुआ है। तो बेसिकली बोलिए, एक एक रिलेशन में तो तीन तीन कंडीशन हो रहा है जैसे P और Q में, तो फिर कंबाइन कैसे करें? एक और तो कंबाइन कैसे नहीं हो सकता ना। वही चीज है, यहाँ पर बेसिकली ना आपको इतना करने के बाद ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर वहां पे ऑप्शन ओनली 3 दिया हुआ है तो टिक मार के आगे निकल जाओ, बट बाय द रूल ऑफ मिनिमम ओनली 3 इज इनफ, सो व्हाई कंबाइंड? नहीं हो सकता है आपको ऑप्शन कंबाइंड मिल जाए, मैं ये बोल रहा हूं, उसमें ये मिल जाए ओनली 3 और आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अभी फिलहाल आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ऑप्शन के संग कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका आंसर है ओनली 3। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। ये आपका सारे ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये भी आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है IBPS। चलो सुन लो, 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगल टेबल MNOP OP N सिट्स अपोजिट टू whom, N किसके अपोजिट में बैठा है। ठीक है, तो 4 लोग बैठे हैं इस तरीके से मान लो आप। ठीक है, अब अंदर बाहर देख रहा है वो चीज आपको नहीं दी हुई यहाँ पे। ठीक है, M सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, M N के इमीडिएट लेफ्ट में है, M सिट्स इमीडिएट ऑफ N एंड P। ओके ओके, इसका मतलब ये नहीं है, लेफ्ट तो ही नहीं। M सिट्स इमीडिएट ऑफ N एंड P, O सिट्स, रुक जाओ, O सिट्स इमीडिएटली ऑफ N, मतलब O N के पास है। P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। चलो अगर मैं P को यहां बैठाता हूं, ध्यान से सुनना, P को मैं यहां बैठाता हूं। अब अगर ध्यान से देखो P, ध्यान से देखो पहले P अगर अंदर देख रहा है तो M यहां पे आ जाएगा। ठीक है, M के पास P हो गया, M के पास कौन है, N हो गया, N यहां आ जाएगा। O के पास कौन है, N, तो O यहां आ जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या मिल गया, N सिट्स अपोजिट टू N सिट्स अपोजिट टू P। ठीक, अब P यहां बैठा है। अब P अगर बाहर देख रहा है तो P के लेफ्ट में कौन है, M। ठीक है, M के पास कौन है, N। ठीक है, O के पास कौन है, N।
तो इस केस में n के अपोजिट कौन बैठा है? p बैठा है। तो दोनों ही केस में n के अपोजिट कौन बैठा है? सेम पर्सन बैठा है। तो आंसर मिल गया मुझे आंसर मिला या नहीं मिला ये बताओ। ठीक है, तो ओनली वन तो ठीक है, लेकिन ये देख लो कहीं ओनली टू ओनली थ्री तो ठीक नहीं हो। अब O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ M। अब यहां पर चार लोगों में O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ M का मतलब क्या कि O और M एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। M इज फेसिंग द सेंटर, P is sitting immediate right of O and M. P is sitting immediate right of O and M, मतलब P M के राइट में बैठा है और O के तो जो भी हो उससे मतलब नहीं है। तो यहां पर एक रिमेनिंग सीट पे N आ गया, तो यहां पर N के अपोजिट कौन बैठा है? P बैठा है। इससे मुझे आंसर मिल गया। इससे भी आंसर मिला नहीं मिला मुझे बताओ। सर मुझे इस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है, मतलब इमीडिएट राइट ऑफ तो सिर्फ एक हो सकता है ना, क्यों? कोई एक इंसान दोनों के इमीडिएट राइट में कैसे हो आपको सकता है? सेंटर फेसिंग दिया नहीं है ना। अगर ये सेंटर फेस कर रखा हो और ये कैंडिडेट आपका आउटसाइड फेस कर रखा हो तो इसका इमीडिएट राइट ये पर्सन होगा और इसका इमीडिएट राइट ये पर्सन होगा। ओ अच्छा, कुछ भी अजीब सी लाइन नहीं है, आप पढ़ो उसको ध्यान से। अगर आप ये एडजेसेंट नेबर्स अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या सेकंड वाले से भी आंसर मिला आपको? तो ओनली वन ये भी आंसर सही है, ओनली टू ये भी आंसर सही है। अब इसको भी देख लेते हैं। कंबाइंड करने की जरूरत तो पड़ी नहीं रही क्योंकि इससे ही आंसर निकल आ रहा है, इससे ही आंसर निकल आ रहा है। थर्ड देखते हैं, एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। चलो तो एन को यहां बैठा लेते हैं, एक बार ओ यहां ले लेते हैं, अगर अंदर देख रहा है, और एन अगर बाहर बैठा है तो ओ यहां आ जाएगा। P इज नॉट सिटिंग इमीडिएट ऑफ एन, तो P इज नॉट सिटिंग इमीडिएट ऑफ एन, तो P यहां आ जाएगा, इस केस में P यहां आ जाएगा। P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो n के अपोजिट कौन बैठा है? दोनों केस में सेम पर्सन है, तो इससे भी आंसर आ गया। तो आंसर होगा ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री आर सफिशिएंट। मतलब केवल एक ही को लिया जाए एक टाइम पे तो उससे हमारा आंसर निकल आएगा। क्या समझ में आया? हाँ हाँ भैया, आइदर लगा लो, आइदर वन और टू और थ्री। ऑप्शंस के बारे में इतना मत सोचो, ऑप्शंस मैं नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, वहां पर जब आप फटाफट से देख पाओगे और ऑप्शंस आपके सामने होंगे। ऑप्शन मिल जाता तो और अच्छा लगता, मिल जाएगा। पहले कॉन्सेप्चुअली जाओ ना चीजों के लिए। पहली क्लास में अगर शॉर्टकट के लिए जाओगे तो फिर कॉन्सेप्ट पे ध्यान कैसे दे पाओगे देव? अभी क्या कर रहे हो? अभी मतलब आई एम सॉरी, वो मतलब मैंने हड़बड़ी में एक्साइटमेंट में बोल दिया, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे टाइप के अरेंजमेंट में जहाँ पे फेसिंग का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो फिर तो मतलब ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो किसी भी ऑप्शन में, किसी भी स्टेटमेंट में उनका एक निकल के आएगा। मतलब से फॉर एग्जांपल पूरे क्वेश्चन में अगर किसी का डायरेक्शन नहीं दिया, ठीक है, एक बार देख लेते हैं तो करते क्या पता उस केस में क्या करते हैं कि एक कोई वेरिएबल है जिसके रिगार्डिंग डाटा ज्यादा दिया होता है, उसको कंसीडर करते हैं। दो केसेस, एक बार उसको सेंटर दिखाते हैं, एक बार उसको आउटसाइड दिखाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट होता है फिर उस वेरिएबल को लेकर। अच्छा, मतलब इसको सॉल्व करने का अप्रोच, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर 6 लोग हैं, ए से एच तक 8 लोग हैं, किसी का सेंटर वेंटर नहीं पता, तो किसी एक वेरिएबल को चूज करो और ये देखो कि उस किसके अकॉर्डिंग डाटा ज्यादा दिया हुआ है, उसको एक बार अंदर दिखा दो, एक बार बाहर दिखा दो। अब अरेंज करने की कोशिश करो, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ये अप्रोच होता है। ओके, थैंक यू सर। अगर तीनों से डिफरेंट आंसर आता तो लाइक यहाँ पर एन के अपोजिट तीनों में पी आ रहा था। नहीं दीपाली, सुनो ध्यान से, मैं समझ गया। यहाँ पर अगर पहली कंडीशन में एन के अपोजिट पी है, इट डजंट मीन कि यहाँ पर भी एन के अपोजिट पी होना चाहिए, यहाँ पर भी एन के अपोजिट पी होना चाहिए। बेटा ये तीनों ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अगर यहाँ पर बेसिकली दीपाली यहाँ पे 2 कंडीशन बनी थी, दोनों कंडीशन, अब यहाँ पर कंपलसरी है कि दोनों कंडीशन में एक ही कैंडिडेट दिखाई दे रहा है,
तो ठीक है। अगर यहां पर दोनों कंडीशन में एक बार n के अपोजिट p होता, एक बार n के अपोजिट m होता, तो ये वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट से आंसर नहीं होता। मतलब उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में भले ही 4 कंडीशन बन जाए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो चारों में अगर सेम आंसर है तो वो पॉसिबल है। फिर जब आप सेकंड पे आते हो तो पहले को भूल जाओ, थर्ड पे आते हो तो पहले और दूसरे को भूल जाओ। हाँ, मतलब बेसिकली ये सिटिंग अरेंजमेंट की टाइप है ब्रॉडली। अभी आगे अब देखोगे मैं आपको ब्लड रिलेशन वाला भी कराऊंगा, इसमें मैं आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी कराऊंगा, पजल का भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बट लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है सॉल्व करते टाइम पर। बोलिए। हाँ, मतलब मेरा वाला भी थोड़ा दीपाली जैसा ही है। मतलब से फॉर एग्जांपल कोई 2 में हमें ये पता चल रहा है कि इनके ऑपोजिट p होगा, और एक में मतलब अरेंजमेंट भी फिट कर रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, पर इनके ऑपोजिट दूसरा कोई आ रहा है, तो उसको हम रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्या एक ही स्टेटमेंट में रिजेक्ट इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, और हम लोग यहाँ एग्जैक्ट आंसर देख रहे हैं। एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि n के अपोजिट कौन बैठा है, आंसर दे सकते हो एक वेरिएबल के साथ, तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो उस केस में आंसर हो जाएगा नीदर नॉट, क्योंकि हम लोगों को 3 में डिफरेंट आंसर मिल रहा है, इसीलिए। तीनों में डिफरेंट आंसर मिल रहा था, फिर दोनों को कंबाइन करके देखना पड़ेगा। पहले फर्स्ट सेकंड को कंबाइन करो, सेकंड थर्ड को कंबाइन करके देखो, फर्स्ट थर्ड को, तीनों को कंबाइन करके देखो, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए ये मेंस में आता है। बिल्कुल आता है, ठीक है। अब ठीक है केशव, मेंस में कितना टाइम रहता है एक सेक्शन का? मैं आपको फटाफट से बताता हूँ केशव, तो थोड़ा सा ना वेरी करता है। SBI PO का, SBI क्लर्क का, IBPO थोड़ा सा 5-5 मिनट वेरी करता है उधर उधर। 60 मिनट रहता है SBI PO मेंस में, और 50 मिनट के आसपास रहता है आपका मैथ्स के लिए, और बाकी 20-20, 30-30 मिनट रहता है उसका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए। हाँ, 45 क्वेश्चन 60 मिनट्स, बट वो 45 क्वेश्चंस ना 45 मत देखो अभी फिलहाल मत देखना, मेंस का पेपर घबरा जाओगे। लेकिन पहले प्री की प्रिपरेशन करो, और जब प्री की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए तब मेंस के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना, ठीक है। अभी मत लगाना बेटा, पहले अपनी जो कमांड है ना वो प्री के क्वेश्चन से बनाओ, वरना घबरा जाओगे आप लोग, ठीक है। रिया अगर नहीं दिया होगा तो हमें करना पड़ेगा ना। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा रिया, अभी अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो भी टेंशन मत लो उस चीज की। रिया, आप कौन से बैच से हो वैसे? आप कौन से बैच के हो? 12 से 2? बेटा मैंने मना किया था 12 से 2 वालों के लिए क्लास नहीं है, क्योंकि आपका भी कुछ हुआ ही नहीं है, तो डाटा सफिशिएंसी में आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। बट स्टिल अगर आप आ गए हो तो पेशेंस रखो, सब चीज़ें होंगी। अभी इनवर्ड आउटवर्ड का रूल सब सिटिंग अरेंजमेंट में होगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं केशव मेंस की क्लास में नेक्स्ट सैटरडे को, और बाकी लोगों से मिलते हैं उनके रेगुलर टाइम्स पर। You are now muted.